हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू यूपी सीएसएस ओ लेवल सीरीज का लेक्चर नंबर 29 है। और पिछले वीडियो में हम HTML CSS पूरा कंप्लीट कर चुके हैं और इस वीडियो से हम स्टार्ट कर रहे हैं चैप्टर नंबर 5 CSS फ्रेमवर्क। CSS फ्रेमवर्क में हम W3.CSS फ्रेमवर्क को पढ़ेंगे जो कि ओ लेवल में पूछा गया है, जो कि इसका सिलेबस है। और इसके जो नोट्स हैं वो डाउनलोड कर लेते हैं W3.CSS के। और फिर उसके बाद हम देखेंगे कि फ्रेमवर्क क्या होता है और फिर उसके बाद CSS फ्रेमवर्क जो कि W3.CSS पढ़ने वाले हैं इसके बारे में पूरा कंप्लीट देखेंगे कि इसे कैसे यूज करेंगे, इसके यूज करने के क्या बेनिफिट हैं और सारी चीज़ें। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले यहाँ पर हम नोट्स जो है वो डाउनलोड कर लेते हैं और आपको बता भी देते हैं साथ में कि कहाँ से डाउनलोड करना है। वैसे तो आपको पता होगा, आपको यहाँ पर UPCSS youtube.com वेबसाइट पे जाना है। ठीक है, फिर उसके बाद यहाँ पर आपको नोट्स में जाना है। नोट्स में जाने के बाद यहाँ पर आप नीचे स्क्रॉल करेंगे, फिर उसके बाद ओ लेवल स्टडी मटेरियल, फिर उसके बाद यहाँ पर नीचे आप स्क्रॉल करते चले आएंगे। यहाँ से आपका वेब डिज़ाइनिंग एंड पब्लिशिंग M2R5, ये सारे नोट्स M2R5 से रिलेटेड हैं। यहाँ पर आपको लास्ट में मिल जाएगा, ये देखिए W3.CSS फ्रेमवर्क PDF नोट्स, यहाँ से आप इसे डाउनलोड कर लें। ठीक है, तो यहाँ पर हमने डाउनलोड कर लिया, बंद कर देते हैं इसको। तो ये W3.CSS के नोट्स हैं। चलिए यहाँ पर सबसे पहले हम समझते हैं कि फ्रेमवर्क क्या होता है, फिर उसके बाद हम बात करेंगे W3.CSS फ्रेमवर्क की। तो वापस आते हैं यहाँ पर सिलेबस की तरफ। तो देखिए फ्रेमवर्क क्या होता है। फ्रेमवर्क कुछ नहीं होता है। फ्रेमवर्क का सीधा मतलब होता है कि अगर हम नॉर्मली एक लाइन में कहें तो लिखा लिखाया कोड जो होता है वो हमें मिल जाता है, उसी को हम बोल देते हैं फ्रेमवर्क। यानी कि एक कोड है जो कि लिखा है पहले से ही, उसे हमें सिर्फ यूज करना है। ठीक है, तो ये यहाँ पर ये जो फाइल है ये बन जाता है आपका फ्रेमवर्क। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम लैंग्वेज की बात करें यानी कि CSS की बात करें, तो अगर हम CSS फ्रेमवर्क की बात करें तो W3.CSS ये क्या है, ये आपका फ्रेमवर्क है। ठीक है, ये क्या है, आपका फ्रेमवर्क है। और इसमें क्या होता है, देखिए ये CSS का फ्रेमवर्क है, तो जाहिर सी बात है कि CSS का लिखा लिखाया कोड हमें CSS फ्रेमवर्क में मिल जाएगा, यानी कि W3.CSS में मिल जाएगा। किस तरह से, चलिए यहाँ पर देखते हैं, फिर उसके बाद हम देखेंगे यूज करना। तो यहाँ पर एक फ्रेमवर्क का छोटा सा एग्जाम्पल आपको दिखाते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास पहले से ही कुछ फाइलें बनी पड़ी हैं। देखिए यहाँ पर ये आपको इतना तो पता ही होगा, ये आपका HTML का कोड है पूरा। ठीक है, बेसिक कोड है। इसमें यहाँ पर हेड सेक्शन है, ठीक है, और यहाँ टाइटल हो गया, ये लिंक, यहाँ पर हमने CSS की फाइल एक लिंक की है mycss1.css, ठीक है, जो कि CSS वाले फोल्डर में है। फिर उसके बाद यहाँ पर बॉडी टैग, इसमें H1 में यहाँ पर CH नाम की क्लास यूज की है। फिर एक ड्यू बनाई जिसमें कंटेनर क्लास हो गई, पैराग्राफ जिसमें बॉक्स C नाम की क्लास हो गई, और ये एक पैराग्राफ है। लास्ट में यहाँ पर दूसरा पैराग्राफ एक और है, उसमें भी हमने सेम क्लास यूज की है। यहाँ पर ड्यू आपकी क्लोज हो गई और ये बॉडी टैग HTML। ठीक है, तो ये बेसिक कोड है HTML का। और यहाँ पर ये आपकी CSS की फाइल है एक्सटर्नल CSS, जो कि यहाँ पर हमने इसमें लिंक कर रखी है। ठीक है, और वो सेम क्लास है यहाँ पर हमने बनाई है, देखिए CH नाम की, कंटेनर नाम की और बॉक्स C नाम की। तो यहाँ पर ये कोड यहाँ पर हमने लिखा है। अब ये कोड क्या लिखा है इसके बारे में तो आपको अच्छे से पता होगा, CSS में आप पूरा कंप्लीट पढ़ चुके हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हमें नहीं लगता कोड समझाने की जरूरत पड़ेगी। तो यहाँ पर जो भी क्लासें हैं और जो भी यहाँ पर हमने प्रॉपर्टी और वैल्यू यूज़ की है उसको यहाँ पर हमने यूज़ कर लिया। तो ये सारी चीज़ें आपको अच्छे से पता है पहले से ही। ठीक है, अब यहाँ पर आपको पता है कि यहाँ पर जो एक्सटर्नल CSS हमने लिखी है ये हमने खुद से लिखी है। इस तरह से अगर यहाँ पर हमें एक बड़ी वेबसाइट या फिर बड़ा पेज बनाए, उसमें कई सारी चीज़ें हों, इमेजेस हों, टेबल हों, ठीक है, लिस्ट हों, कई सारी चीज़ें हों, तो वहाँ पर हमें बहुत सारी CSS क्या होती है, लिखनी पड़ती है। ठीक है, आपको पता है यहाँ पर हमें बहुत सारी CSS लिखनी पड़ेगी, कई सारी क्लासेस बनानी होंगी और उसमें वहाँ पर हमें प्रॉपर्टी और वैल्यू ये सारी चीज़ें देनी होंगी। ठीक है, फिर उसके बाद में यहाँ पर जब हम एक्सटर्नल CSS में वो क्लासेस वो प्रॉपर्टी बना लेंगे, फिर उसके बाद यहाँ पर हम उसको यूज कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर वेलकम टू UPCSS, पहले तो इसका आउटपुट आपको दिखाते हैं। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर ये फाइल है index.html, ये आपके सामने इसका आउटपुट यहाँ पर देखिए। ठीक है, वेलकम टू UPCSS, जो कि यहाँ पर फॉन्ट कलर इसका जो है व्हाइट है और बैकग्राउंड कलर इसका जो है वो ब्लैक है। वो किसकी वजह से है, क्योंकि यहाँ पर हमने CH नाम की क्लास यूज की है और यहाँ पर हमने CH नाम की क्लास डिक्लेयर भी की है, जिसमें हमने प्रॉपर्टी और वैल्यू कई सारी चीज़ें यहाँ पर हमने यूज की हैं, जिसके बारे में आपको पता है। ठीक है, तो ऐसा करने के लिए हमें क्या करना पड़ा, यहाँ पर क्लास बनानी पड़ी और यहाँ पर हमें कोड लिखना पड़ा, फिर उसके बाद में ही हम उस क्लास को यहाँ पर यूज कर सकते हैं। ठीक है, इतना क्लियर हो गया, ये आपको पहले से आता था। अब यहाँ पर अगर आपको हम ये mycss1.css ये जो फाइल है यहाँ पर आप देख सकते हैं, जो ये CSS आपके सामने लिखी है जिस फाइल में, तो ये वाली फाइल अगर आपको हम अभी सेंड कर दें, ठीक है, आपको दे दें, आपके कंप्यूटर में हो आपके पास पहले से ही, जिसमें ये कोड पहले से ही ऑलरेडी लिखा हुआ है। ठीक है, ये कोड लिखा हुआ है, यहाँ पर क्लासेस जो है वो बनी हुई हैं, सारी चीज़ें यहाँ पर रेडी हैं। अब आप क्या करेंगे, अपना सिर्फ यहाँ पर पेज बनाएंगे, उसमें आपको जो भी हेडिंग या जो भी पैराग्राफ जो भी डिवीजन रखने हैं वो रखेंगे, ड्यू टैग वगैरह लगा करके। फाइनली क्या करेंगे, आप सिर्फ क्लास का यूज करेंगे। आप क्या करेंगे, सिर्फ और सिर्फ
क्लास का यहाँ पर यूज करेंगे, CH वाली क्लास यूज कर लेंगे, कंटेनर यूज कर लेंगे, बॉक्स C वाली क्लास यूज कर लेंगे। तो यहाँ पर आपको ये कोड लिखना नहीं पड़ेगा। क्यों नहीं लिखना पड़ेगा? क्योंकि ये कोड हमने पहले से लिख करके ये फाइल आपके पास हमने सेंड कर दी है। इतना क्लियर हो गया? तो अगर ये फाइल आपको हम दे दें तो यही एक बन जाएगा फ्रेमवर्क। ये क्या बन जाएगा आपका? ये आपका एक फ्रेमवर्क बन जाएगा। तो फ्रेमवर्क क्या होता है? कुछ नहीं, बस हमें एक फाइल मिल जाती है जिसके अंदर यहाँ पर कोड जो होता है वो पहले से लिखा होता है और उनकी अपनी क्लासें बनी होती हैं। हमें पढ़ना क्या पड़ता है? हमें सिर्फ क्लासेस के बारे में पढ़ना होता है कि कौन सी क्लास हम यूज करेंगे तो उसका इफेक्ट किस तरह से होगा। ठीक है, जैसे यहाँ पर हमें CH क्लास के बारे में पढ़ना है कि CH में फॉन्ट साइज, फॉन्ट फैमिली, ये सारी चीज़ें लगी हैं। तो यहाँ पर हमें एक बार केवल पढ़ना होगा और फिर उसके बाद हमें पता चल जाएगा कि जब भी हम CH वाली क्लास यूज करेंगे, ठीक है, जब भी हम किसी भी एलिमेंट में CH वाली क्लास यूज करेंगे तो वो कुछ इस तरह से दिखाई देगी, यानी उसका आउटपुट कुछ इस तरह से होगा। बस ये हमें एक बार पढ़ना होगा। फिर नेक्स्ट टाइम हम जितनी भी वेबसाइटें बनाएंगे, जो भी बनाएंगे, वहाँ पर हमें सिर्फ इस फाइल को क्या करना होगा? हेड सेक्शन में लिंक करना होगा और यहाँ पर उसे हम उसकी क्लासेस जो है वो यूज कर सकते हैं। तो आई थिंक ये क्लियर हो गया होगा कि फ्रेमवर्क क्या होता है। तो यहाँ पर ये फ्रेमवर्क है आपका, ठीक है। तो इसे हम कोई भी नेम दे सकते हैं। यहाँ पर हम अपना खुद का फ्रेमवर्क बना सकते हैं इस तरह से, ठीक है। उसमें बहुत सारा कोड लिख करके एक फाइल बना के रख सकते हैं। फिर उस फाइल को हम कई सारी अलग अलग वेबसाइट में यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो आई थिंक ये चीज़ें आपकी क्लियर हो गई होंगी कि फ्रेमवर्क क्या होता है। वापस आते हैं, देखिए यहाँ पर CH वाली हो गई। अगर यहाँ पर हम बात करें जैसे पैराग्राफ, ये आप देख सकते हैं इसका आउटपुट। तो यहाँ पर ये आपकी क्या है? ड्यू है, ठीक है, जिसके अंदर यहाँ पर बॉर्डर कलर, बॉर्डर रेडियस दिया गया है। अंदर यहाँ पर पैडिंग है, फॉन्ट का फेस चेंज है, ठीक है, फॉन्ट का कलर चेंज है। इसमें कई सारी चीज़ें जो है वो मतलब यहाँ पर CSS लिखी गई है कुल मिला के, ठीक है। और यहाँ पर आप देख ही सकते हैं कि बॉक्स C नाम की जो क्लास बनी है इसमें यहाँ पर ये CSS लिखी गई है, ठीक है। तो यहाँ पर अगर ये नहीं बनी होती तो ये पूरा कोड हमें लिखना पड़ता, लेकिन ये पहले से यहाँ पर बनी हुई है तो इसको हम कितनी भी बार यूज कर सकते हैं। और या फिर इस फाइल को हम सेव करके किसी दूसरी वेबसाइट में यूज कर सकते हैं, किसी दूसरे को दे सकते हैं। तो यही एक फ्रेमवर्क बन जाता है। इसी तरह से w3.css भी फ्रेमवर्क है। तो यहाँ पर हमने सिर्फ समझाने के लिए आपको यहाँ पर एक माई CSS वाली फाइल हमने दिखाई है। बाकी अगर हम बात करें फ्रेमवर्क की तो उसमें बहुत सारी क्लासेस बनी होती हैं और उसमें बहुत सारा कोड होता है, ठीक है। तो वो सारी चीज़ें हमें समझनी होती हैं। तो अगर ये फ्रेमवर्क होता तो ये आसानी समझ में आ जाता। इसमें सिर्फ 3 ही क्लासें बनी हैं, तीनों क्लासों के बारे में आप तुरंत पढ़ लेते, मुश्किल से 1 या 2 मिनट में आप पूरा समझ लेते और आपका ये फ्रेमवर्क क्लियर हो जाता। बस यही सेम कॉन्सेप्ट आपका उसमें भी है, ठीक है। तो यहाँ पर हमें क्या करना है? वापस आते हैं नोट्स की तरफ। अब चलते हैं यहाँ पर आपका फ्रेमवर्क क्या होता है ये क्लियर हो गया होगा, ठीक है। इसी तरह से w3.css ये भी क्या है? फ्रेमवर्क है। और यहाँ पर उसकी कुछ जो है क्वालिटी दी गई है और ये बूट स्ट्रैप का अल्टरनेटिव है। बूट स्ट्रैप क्या है? बूट स्ट्रैप भी आपका फ्रेमवर्क है और ये भी CSS फ्रेमवर्क है, ठीक है। ये भी क्या है? CSS का ही फ्रेमवर्क है और ये एडवांस है। अगर हम बात करें w3.css फ्रेमवर्क की और बूट स्ट्रैप की, तो यहाँ पर जो बूट स्ट्रैप है ये आपका काफ़ी एडवांस है और काफ़ी बेटर है और इसी का इस्तेमाल वेबसाइट में सबसे ज़्यादा होता है। जो भी वेब डिज़ाइनर हैं, जो वेबसाइटें बनाते हैं, वो बूटस्ट्रैप फ्रेमवर्क का ही यूज़ करते हैं। लेकिन O लेवल में w3.css पूछा गया है तो इसलिए यहाँ पर हमें w3.css पढ़ना होगा, ठीक है। तो फ्रेमवर्क क्या होता है? ये दोनों ही फ्रेमवर्क हैं और दोनों ही CSS के ही फ्रेमवर्क हैं। अगर ये CSS के फ्रेमवर्क हैं तो जाहिर सी बात है कि इसके अंदर, इन फाइलों के अंदर क्या लिखा होगा? CSS का कोड लिखा होगा। वहाँ पर हमें जो क्लासें मिलेंगी उन क्लास को हमें पढ़ना है, यानी क्लास के बारे में समझना है कि कौन सी क्लास यूज करने पर क्या चीज़ होगी, ठीक है। बस तो यहाँ पर हम अभी तो फिलहाल w3.css पढ़ेंगे। इन फ्यूचर बूटस्ट्रैप की भी सीरीज जो है वो अपलोड होगी। फिलहाल अभी w3.css। तो यहाँ पर कुछ चीज़ें हैं, आप इसको पढ़ सकते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं यहाँ पर। और w3.css जो है ये फ्री भी है और बूटस्ट्रैप दोनों ही फ्री हैं, ठीक है। बूटस्ट्रैप भी फ्री है आपका। फिर उसके बाद यहाँ पर हाउ टू यूज़, यानी इसका हम यूज़ कैसे करेंगे। तो इसको यूज़ करने के लिए जैसा कि हमने बताया कि w3.css क्या है? एक फ़ाइल आपको मिलेगी, ठीक है। यहाँ पर आपको क्या मिलेगी? CSS की एक फ़ाइल मिलेगी। बस उसी को आपको एक्सटर्नल CSS समझना है और अपने HTML डॉक्यूमेंट के साथ लिंक करना है। तो वो फाइल आपको मिलेगी कहाँ से? तो उसके लिए आपको ये टाइप करना होगा, ठीक है। यहाँ पर आपको w3school.com वेबसाइट में जाके फिर w3 CSS वाले फोल्डर में फिर उसके बाद w3.css नाम की ये फाइल आपको मिल जाएगी, ठीक है। तो ये आप जो है इसका लिंक जो है हम इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी दे देंगे और बाकी यहाँ पर आप देख करके टाइप भी कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए यहाँ पर हम क्लिक करते हैं और सीधे इसी URL पर पहुँचते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए ये डायरेक्ट इस तरह से फाइल यहाँ पर ओपन होगी और इसमें यहाँ पर आप जो भी सामने देख रहे हैं ये सब पूरा CSS लिखा है। टोटली ये क्या है? CSS है। आप चाहें तो ये खुद से लिख सकते हैं लेकिन लिखने में बहुत टाइम लगेगा। तो हम फ्रेमवर्क का इस्तेमाल ही इसीलिए करते हैं ताकि जो हमारा टाइम है वो बचे और यहाँ पर हम कोड लिखना
और यहाँ पर हमें कोड जो है वो ना लिखना पड़े, ठीक है, सिर्फ क्लास हम यूज़ करें। तो ये आपका कोड है पूरा। तो इसको डाउनलोड कैसे करेंगे, तो डाउनलोड करने के लिए सिंपली आपको कुछ नहीं करना, ये पेज जब आपके सामने ओपन हो जाएगा, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से ओपन करें, फिर उसके बाद डायरेक्टली इसको सेव कर लें, Ctrl+S, और इसको सेव कर लें आप जहाँ भी इसको सेव करना चाहते हैं। तो यहाँ पर हम ऑनलाइन ओ लेवल इसी फोल्डर में, CSS वाले फोल्डर में, यहाँ पर देखिए माई CSS1 ये अपनी फाइल है, ठीक है, जो हमारी एक्सटर्नल CSS है, ठीक है। और यहाँ पर इसका जो हम सेव कर रहे हैं इसका कोई भी नेम दे सकते हैं। फिलहाल यहाँ पर हम इसका नेम W3 ही दे रहे हैं, ठीक है, W3 बस। यहाँ पर CSS लगाने की जरूरत नहीं है, W3.CSS, क्योंकि यहाँ पर सेव एज टाइप में ऑलरेडी यहाँ पर .CSS लगा हुआ है, ठीक है। चाहे तो लगा सकते हैं, कोई इशू नहीं। फिलहाल यहाँ पर इसको हम सेव करते हैं, तो ये फाइल डाउनलोड हो गई और वहीं उसी फोल्डर में जाकर के सेव हो गई है। चलिए यहाँ पर देखते हैं, फोल्डर को ओपन करते हैं। तो ये फोल्डर है, यहाँ पर देखिए CSS के अंदर यहाँ पर W3.CSS ये फाइल यहाँ पर आ चुकी है। इसको राइट क्लिक करते हैं और यहाँ पर Notepad++ पर ओपन कर लेते हैं। तो ये हमारी खुद की एक्सटर्नल फाइल है, ठीक है। यहाँ पर ये खुद की एक्सटर्नल स्टाइल शीट है और यहाँ पर ये HTML का डॉक्यूमेंट हो गया, ये W3.CSS आपकी फाइल हो गई। अब इसको लिंक कर लेंगे, तो लिंक करना आपको अच्छे से आता है। जिस तरह से यहाँ पर हमने माई CSS1.CSS फाइल को लिंक किया है, सेम उसी तरीके से उस फाइल को भी हम लिंक कर लेंगे। तो यहाँ पर इसी को हम कॉपी पेस्ट कर लेते हैं, सिर्फ यहाँ पर हम नेम चेंज कर देंगे W3, बस हो गया। तो यहाँ पर आपकी जो है W3.CSS फ्रेमवर्क की जो फाइल है वो यहाँ पर लिंक हो चुकी है, ठीक है। तो यहाँ पर इतना आपको क्लियर हो गया होगा। हमने क्या किया, उस लिंक पे जाकर के यहाँ पर हमने W3.CSS जो है फाइल इसको डाउनलोड कर लिया और डाउनलोड करने के बाद में इसको एक फोल्डर में रखा और उस फोल्डर का जो लिंक है वो यहाँ पर हमने डाल दिया, ठीक है। तो ये अभी करंट टाइम में आपकी ये जो जितना भी इसमें कोड लिखा हुआ है वो सारा का सारा यहाँ पर देखिए अप्लाई हो चुका है। इसको हम सेव करते हैं। लेकिन आपको ये तो पता ही है कि सिर्फ फाइल जोड़ने से कुछ नहीं होता है, उसके लिए उसके अंदर लिखी हुई जो क्लासेस हैं वो भी हमें यूज करनी होंगी, तभी तो कोड प्रॉपर काम करेगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हम रिफ्रेश करते हैं तो यहाँ पर कुछ चेंजेस देखिए ऑटोमेटिक आ गए। क्यों आ गए हैं, वो इसलिए आ गए क्योंकि यहाँ पर W3.CSS में कुछ चीज़ें जो हैं वो बॉडी के लिए लिखी गई हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पर HTML के लिए बॉक्स साइजिंग बॉर्डर बॉक्स हो गया, ठीक है। तो इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं, यहाँ पर कोड को समझना पड़ेगा पूरा। हालांकि इसमें आपको यहाँ से नहीं समझना है, ठीक है, यहाँ से आपको कुछ नहीं समझना, उसके लिए आपको नोट्स का सहारा लेना है, ठीक है। फिलहाल यहाँ पर ये जो चेंजेस हैं क्यों हैं ये आपको पता चल गया होगा, क्योंकि यहाँ पर बॉडी के लिए कुछ चीज़ें डिफॉल्ट सेट कर दी गई होंगी कि इतनी मार्जिन होगी और ये फॉन्ट फेस होगा, इसलिए यहाँ पर कुछ चेंजेस आ चुके हैं, ठीक है। बाकी यहाँ पर अभी भी कोई चेंजेस नहीं है। जो चीज़ें डिफॉल्ट होती हैं आपको पता है कि वो चीज़ें बिना किसी क्लास को यूज़ करते हुए अप्लाई हो जाती हैं, ठीक है। तो यहाँ तक आपका क्लियर हो गया होगा। चलिए, तो यहाँ पर अब नोट्स की तरफ बढ़ते हैं, ठीक है। एक बार नोट्स पर नज़र डालते हैं। तो यहाँ तक ये हाउ टू यूज़ यानी इसका हम यूज़ कैसे करेंगे आपको पता चल गया। इसको देखिए दो तरीके से यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पर जैसा कि दिखाया गया लिंक रिलेटेड टू स्टाइल शीट, यहाँ HREF में हम सीधे सीधे जो है ये पूरा लिंक दे सकते हैं, ठीक है। पूरा लिंक देंगे तो इससे क्या होगा कि आपका जो CSS की फाइल है ये एक्सटर्नली जुड़ तो जाएगी, लेकिन ये तभी काम करेगी जब आप ऑनलाइन होंगे। इसका मतलब ये हुआ कि ये फाइल जो है ये डायरेक्ट आप वेबसाइट से लिंक कर रहे हैं, ठीक है। तो ऑनलाइन होंगे तभी ये काम करेगा। और ऑफलाइन डाउनलोड करना चाहें तो इस लिंक से जाकर के जैसा हमने बताया उस तरह से ऑफलाइन डाउनलोड करेंगे तो यहाँ पर आपको इस तरह से लिंक करनी होगी, ठीक है। तो इसको आप दो तरीके से जोड़ सकते हैं। इसमें जो दूसरा तरीका है ये बेटर है, ये वाला ज़्यादा बेटर नहीं है। इन फ्यूचर अगर ये वेबसाइट कभी बंद हो जाती है तो आपने जो यूज़ किया है यहाँ पर URL, तो ये भी ब्लॉक हो जाएगा, तो वहाँ पर आपका कोड प्रॉपर काम नहीं करेगा, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पर आपको क्या करना है, ऑफलाइन इस तरह से यूज़ करना है, ठीक है। तो इस तरह से यूज़ करने में क्या होगा कि ये कोड आपके पास ऑफलाइन रहेगा, अगर ये वेबसाइट बंद भी होती है तब भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, ठीक है। चलिए, तो ये दोनों चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। अगर कोई क्वेरी है तो आप कमेंट कर सकते हैं। फिलहाल आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर सबसे पहले यहाँ पर है W3.CSS कलर्स। अब कलर क्या होता है ये तो आपको पता ही है कि अगर किसी टेक्स्ट यानी फॉन्ट का कलर बदलना हो या बैकग्राउंड का कलर बदलना हो तो आप CSS के जरिए आराम से बदल सकते हैं, ये आपको अच्छे से आता है, ठीक है। उसके लिए यहाँ पर देखिए जैसे यहाँ पर ये कलर ब्लू, तो ये कलर ब्लू किसके लिए अप्लाई होगा, फॉन्ट के लिए अप्लाई होगा। बैकग्राउंड कलर देना है तो बैकग्राउंड कलर के लिए भी आपको पता है, इस तरह से बैकग्राउंड कलर, और ये आप बैकग्राउंड कलर दे सकते हैं जो कि CSS है। लेकिन यहाँ पर अगर आप W3.CSS यानी जो फ्रेमवर्क है अगर इसकी बात करें, इसके जरिए कलर चेंज करना है तो वो यहाँ पर हमको देखना होगा, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर W3 कलर एंड W3 टेक्स्ट कलर, तो ये दो चीज़ें हैं यहाँ पर। अब ये W3 क्या है, ये कुछ नहीं है, आप इसको क्लास समझिए नहीं बल्कि ये क्लास ही है, ठीक है। W3 कलर ये क्या है, एक क्लास है, ठीक है। ये भी क्या है, क्लास है। तो यहाँ पर हमें सिर्फ क्लास के बारे में ही पढ़ना है, ठीक है। तो यहाँ पर W3 कलर अगर आप यूज़ करते हैं, कलर की जगह कोई भी कलर यहाँ पर रखेंगे, ठीक है, रेड ग्रीन या जो भी रखेंगे तो उसका इफेक्ट आपको पता चलेगा। तो यहाँ पर ये वाला जो है ये आपका बैकग्राउंड कलर है और ये वाला जो है ये आपका फॉन्ट कलर है यानी कि टेक्स्ट का कलर है। तो चलिए यहाँ पर बैकग्राउंड कलर यूज़ करते हैं सबसे पहले। तो यहाँ पर हम वापस आते हैं और इसमें यहाँ पर माई CSS1 वाली जो फाइल है इसको थोड़ी देर के लिए यहाँ पर हम जो है कमेंट आउट कर देते हैं। इसको हम क्या कर देते हैं, कमेंट आउट कर देते हैं।
तो यहाँ पर इसको देखिए हमने कमेंट आउट कर दिया, इसलिए क्योंकि इसका इफेक्ट जो है वो आप पता ना चले। तो यहाँ पर ये लिखा भी है। अब यहाँ पर आपको जैसा पता है CH कंटेनर और बॉक्स C ये सारी क्लासेस जो हैं अप्लाई नहीं होंगी। क्यों नहीं होंगी? क्योंकि यहाँ पर हमने उस फाइल को कमेंट आउट कर दिया। तो देखिए यहाँ पर सब प्लेन हो गया, ठीक है, कुछ भी नहीं है। चलिए वापस आते हैं। अब यहाँ पर हमने जो है W3 वाली फाइल यहाँ पर लिंक कर रखी है और इसमें हमने क्लासेस का भी यूज़ किया है, ठीक है। अब यहाँ पर वेलकम टू यूपी से एसएस जो लिखा है, यहाँ पर CH वाली क्लास हटाते हैं और वेलकम टू यूपी से एसएस, इसका हम चाहते हैं कि जो बैकग्राउंड कलर है वो रेड हो जाए, ठीक है। तो उसके लिए यहाँ पर एक तो तरीका क्या है कि यहाँ पर हम कोई क्लास बनाए या फिर हम इसका इनलाइन CSS भी यूज कर सकते हैं। इनलाइन CSS में हम बैकग्राउंड कलर रेड दे सकते हैं इसका, ठीक है, आपको पता है। या फिर हम एक क्लास बनाएं और उस क्लास में बैकग्राउंड कलर रेड सेट करें और उस क्लास को यहाँ पर हम यूज करें। तो उसके लिए हमें क्लास यहाँ पर बनानी होगी। लेकिन यहाँ पर आपको पता है कि W3.CSS ये हमने लिंक कर रखी है और इसमें क्लास ऑलरेडी बनी है, हमें सिर्फ यूज करना है, ठीक है। यहाँ पर हमें क्या करना है, सिर्फ और सिर्फ यूज करना है। तो यहाँ पर हम W3 और फिर उसके बाद हाइफन रेड, बस यहाँ पर अगर हमें रेड कलर चाहिए तो रेड, ग्रीन चाहिए ग्रीन, ब्लू चाहिए ब्लू। तो यहाँ पर हमने क्या किया, सिर्फ और सिर्फ क्लास को यूज किया है। क्या इस क्लास को हमने W3 हाइफन रेड इस क्लास को कहीं बनाया? नहीं बनाया। चलिए सेव करते हैं और देखते हैं इसका आउटपुट क्या आ रहा है। तो यहाँ पर इसको रिफ्रेश करते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं वेलकम टू यूपी से एसएस। तो यहाँ पर इसका जो फॉन्ट कलर है वो वाइट हो गया है और इसका जो बैकग्राउंड कलर है वो क्या हो गया, वो आपका यहाँ पर रेड हो गया है। कैसे हो गया? क्योंकि यहाँ पर W3 हाइफन रेड ये क्लास कहाँ पर बनी हुई है, ये क्लास आपकी बनी है यहाँ पर, ठीक है। और उसको यहाँ पर हमने लिंक कर दिया है एज अ CSS, समझ सकते हैं, और यहाँ पर उसको हमने यूज कर लिया। सिंपल है। तो ये आपका फ्रेमवर्क का बेनिफिट है कि यहाँ पर हमें सिर्फ क्लास के बारे में पता करना है और सिर्फ क्लास को यूज करना है, बाकी हमें यहाँ पर कोड से कोई मतलब नहीं है, ठीक है। इसी तरह से अगर ग्रीन करना है तो यहाँ पर हम ग्रीन कर लेंगे, ठीक है। यहाँ पर हम क्या कर लेंगे, ग्रीन हो गया, W3 ग्रीन। यहाँ पर W3 इसलिए क्योंकि ये क्लास का नेम है, ठीक है, W3 हाइफन। बाकी आगे आप रेड ग्रीन जो रखना चाहें, इसको हम सेव करते हैं और यहाँ पर रिफ्रेश, तो आप देखेंगे कि ग्रीन हो गया। फॉन्ट कलर जो है ये व्हाइट हो रहा है, बैकग्राउंड कलर जो है ये क्या हो रहा है आपका, ग्रीन हो रहा है। तो इसमें दो चीज़ें हो रही हैं, ठीक है। सिर्फ यहाँ पर बैकग्राउंड कलर ही नहीं हो रहा, ध्यान रखना। जो यहाँ पर आप W3 और फिर उसके बाद कलर का नेम, यानी जो इस तरह से आप यूज करते हैं, इसमें दो चीज़ें होती हैं। एक तो आपका फॉन्ट कलर चेंज होता है और दूसरा आपका यहाँ पर चेंज होता है बैकग्राउंड कलर, ठीक है। दो चीज़ें चेंज होती हैं, इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। अब मान लेते हैं कि यहाँ पर हमें वेलकम टू यूपी से एसएस इसका फॉन्ट का कलर जो है ये रेड करना है, ठीक है। तो फॉन्ट कलर रेड करने के लिए यहाँ पर हमें टेक्स्ट लिखना होगा, ठीक है। W3 टेक्स्ट हाइफन ग्रीन या जो रेड जो भी आप करना चाहें, मान लेते हैं रेड ही करना है तो रेड, और इसको सेव करते हैं और चलते हैं यहाँ पर रिफ्रेश करेंगे तो आप देखेंगे कि इसका जो फॉन्ट का कलर है वो रेड हो गया, लेकिन बैकग्राउंड कलर नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि यहाँ पर वो क्लास हमने यूज ही नहीं की, हमने यहाँ पर W3 टेक्स्ट रेड यूज किया है। अब यहाँ पर हम इसको कर देते हैं, मान लेते हैं अब यहाँ पर हमें चाहिए बैकग्राउंड कलर ग्रीन चाहिए। तो उसके लिए यहाँ पर हम W3 हाइफन ग्रीन, ठीक है, W3 हाइफन ग्रीन। यहाँ पर हम दो क्लासेस यूज कर सकते हैं। ये तो आपको पता ही है कि हम यहाँ पर 2 या 3 या जितनी मर्जी उतनी क्लास यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमने दो क्लास यूज की, W3 ग्रीन। तो इससे क्या होगा आपको पता है, इससे क्या होगा, इससे दो चीज़ें होंगी। W3 ग्रीन, इससे एक तो बैकग्राउंड कलर आपका जो है वो क्या होगा, ग्रीन हो जाएगा। और यहाँ पर इसमें एक चीज़ और होगी, वो क्या होगा, आपका जो फॉन्ट कलर है, आपका जो फॉन्ट कलर है वो व्हाइट होगा। ध्यान रखना, क्या होगा आपका, व्हाइट होगा। क्योंकि आपको पता है कि जब हम W3 ग्रीन या कोई भी कलर यूज करते हैं तो उसमें बैकग्राउंड कलर तो आपने जो भी ग्रीन या रेड सेट किया वो सेट होगा, साथ ही साथ आपका जो फॉन्ट कलर है वो व्हाइट सेट हो जाएगा। व्हाइट कोई ज़रूरी नहीं, कंपलसरी नहीं कि व्हाइट ही सेट हो, लेकिन ऐसा कलर सेट होगा जो कि उस बैकग्राउंड कलर पर क्लियरली दिखे, ठीक है। ज़्यादातर केसेस में आपका व्हाइट ही सेट होगा क्योंकि ज़्यादातर कलर पे व्हाइट जो है वो दिखाई देता है, ठीक है। तो आई थिंक क्लियर हो गया होगा। तो यहाँ पर W3 ग्रीन से क्या होगा, दो चीज़ें अप्लाई होंगी। फॉन्ट का कलर क्या होगा आपका, व्हाइट होगा, और बैकग्राउंड का कलर क्या होगा आपका, ग्रीन होगा। इतना क्लियर हो गया। फिर उसके बाद यहाँ पर जस्ट हमने दूसरी क्लास यूज की W3 टेक्स्ट रेड। तो इससे क्या होगा, जो टेक्स्ट यानी कि फॉन्ट का जो कलर है वो रेड हो जाएगा, फॉन्ट का कलर क्या हो जाएगा, रेड हो जाएगा। तो फिर यहाँ पर इस वाली क्लास में जो व्हाइट सेट था उसका क्या होगा, तो ये ओवरराइड हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ओवरराइड हो जाएगा। चलिए यहाँ पर इसका आउटपुट आपको दिखाते हैं, फिर समझाते हैं। इसको हमने सेव किया और यहाँ पर रिफ्रेश, तो आप देखेंगे कि यहाँ पर फॉन्ट का कलर जो है वो रेड ही है, जबकि बैकग्राउंड कलर जो है वो ग्रीन हो चुका है, ठीक है। और नॉर्मली आपको बाय डिफॉल्ट पता है कि ब्लैक होता है, बाय डिफॉल्ट क्या होता है, ब्लैक होता है। तो यहाँ पर अगर हम थोड़ी देर के लिए इसको हटा देते, देखिए डिलीट कर दिया और अब सेव करते हैं, तो यहाँ पर आप देखेंगे कि ग्रीन और व्हाइट है, ठीक है। और जब यहाँ पर हमने दो चीज़ें यूज की तो यहाँ पर फॉन्ट कलर जो है वो चेंज हो जाएगा। तो ये क्या होता है, इससे हम ओवरराइड कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर इसमें ग्रीन वाली यानी कि W3 ग्रीन जो क्लास है, इसमें फॉन्ट का कलर जो है वो क्या रखा गया है, व्हाइट, और बैकग्राउंड कलर ग्रीन है, लेकिन यहाँ पर हमने फॉन्ट कलर इसका ओवरराइड कर दिया, ठीक है। चलिए यहाँ पर हम एक एक्सपेरिमेंट करते हैं, इसको यहाँ पर हम कॉपी करते हैं W3 ग्रीन और यहाँ पर चलते हैं, इसमें देखते हैं। जैसा कि आपको पता है कि इसमें सिर्फ क्लास ही बनाई गई है और प्रॉपर्टी और वैल्यू यूज की गई है, तो क्लास होनी भी चाहिए। तो यहाँ पर हम सर्च करते हैं,
F, और इसमें यहाँ पर हम सर्च करते हैं डॉट और वही क्लास नेम W3-green। चलिए इसको फाइंड नेक्स्ट करते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, देखिए ये क्लास यहाँ पर बनाई गई है डॉट W3-green, ठीक है। और फिर उसके बाद कॉमा। अब ये तो आपको पता ही है कि जब हम CSS में क्लास बनाते हैं तो कई सारी क्लासेस के लिए सेम कोड लिख सकते हैं। वही चीज़ यहाँ पर भी की गई है, W3-green कॉमा डॉट W3-hover-green, यानी कि हॉवर करने पर, यानी कि आप समझ में आ गया होगा कि ये दोनों ही क्या है, क्लासेस हैं, ठीक है। दो क्लास बनाई गई हैं, दोनों क्लास के लिए सेम कोड लिखा गया है, ठीक है। और यहाँ पर कोड क्या लिखा गया है, कलर FFF यानी कि व्हाइट, ठीक है। कलर क्या है, व्हाइट है, और बैकग्राउंड कलर क्या है, ग्रीन है। ये जो हेक्सा कोड लिखा हुआ है ये ग्रीन का है, ठीक है। तो बैकग्राउंड कलर क्या है, ग्रीन है। तो यहाँ से आपको पता चल गया कुछ नहीं है, ये CSS ही है, ठीक है। ये क्या है, CSS ही है, लेकिन लिखा लिखाया कोड मिल जाता है, इसलिए उसको हम फ्रेमवर्क बोलते हैं। तो ये चीज़ क्लियर हो गई। इस तरह से आप जो भी क्लास यूज करेंगे उसको यहाँ पर आप सर्च कर सकते हैं। और यहाँ पर एक चीज़ और दी गई है, जैसे यहाँ पर आप कीवर्ड एक देख सकते हैं, इंपॉर्टेंट लिखा हुआ है। तो इंपॉर्टेंट का मतलब क्या होता है, इंपॉर्टेंट का मतलब ये होता है कि अगर कोई W3-green का यूज करता है और अगर कोई एक्सटर्नल फाइल यूज करता है, जैसे यहाँ पर हम आपको एक एग्जांपल दिखाते हैं, इसको क्लोज कर देते हैं। जैसे यहाँ पर mycss1.css की जो फाइल है, और यहाँ पर मान लेते हैं हम कोई क्लास बना देते हैं H नाम की, P नाम की, और उसमें जो है हम बैकग्राउंड कलर ब्लू सेट कर देते हैं। बैकग्राउंड कलर यहाँ पर हम ब्लू सेट कर देते हैं। आप इमेजिन कीजिए कि यहाँ पर हमने एक P नाम की या किसी भी नाम की क्लास बनाई है, उसमें हमने प्रॉपर्टी यूज़ की है कलर, और यहाँ पर हम बैकग्राउंड कलर, और उसका कलर ब्लू कर दिया है। और फिर उसी क्लास को यहाँ पर हम यूज़ भी कर रहे हैं P वाली, ठीक है। यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, P वाली क्लास या जो भी है यूज़ कर रहे हैं। तो क्या होगा, वहाँ पर आपका क्या होगा, ये ओवरराइड होगा, ठीक है। लेकिन ओवरराइड ना हो इसके लिए यहाँ पर इन्होंने इंपॉर्टेंट कीवर्ड का यूज़ किया है। चलिए इसको प्रैक्टिकली देखते हैं, आपको बेटर समझ में आएगा। तो यहाँ पर हम बना ही लेते हैं, ठीक है। इसी में हम बनाते हैं यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर हम देखिए K नाम की एक क्लास बनाई जिसमें बैकग्राउंड कलर ब्लू और यहाँ पर कलर हमने व्हाइट कर दिया, और इसको सेव करते हैं, ठीक है। और चलते हैं यहाँ पर, और यहाँ पर जो हमने कमेंट आउट कर दिया था इसको यहाँ पर हम ओपन कर लेते हैं, इसको हटा देते हैं और इसको भी हटा देते हैं, और यहाँ पर हम सेव करते हैं, ठीक है। तो अभी आपको पता है कि यहाँ पर हमने दोनों फाइलें लिंक कर रखी हैं, ठीक है। साथ ही साथ यहाँ पर हमने W3-green और W3-text-red ये इसको डिलीट कर देते हैं, ठीक है। यहाँ पर हमने सिर्फ अभी W3-green ही यूज़ किया है, और इसको सेव करते हैं। इसका आपको रिजल्ट दिखा देते हैं। देखिए ये इसका यहाँ पर रिजल्ट है, वेलकम टू यूपी CSS जो है इसमें ग्रीन वाली प्रॉपर्टी यूज हुई है, ठीक है। और बाकी जो चेंजेस हुए हैं वो इसलिए क्योंकि यहाँ पर हमने एक्सटर्नल फाइल जो है वो अनकमेंटेड कर दी है, और साथ में ये कोड भी अप्लाई हो गया है। अब यहाँ पर हम K वाली जो क्लास है इसको यहाँ पर यूज़ करते हैं। K वाली क्लास यहाँ पर हमने यूज़ की, सेव करते हैं और यहाँ पर चलते हैं और रिफ्रेश करते हैं। तो यहाँ पर देखिए कोई चेंजेस नहीं हुई है, जबकि होने चाहिए रूल के हिसाब से। क्यों होने चाहिए, क्योंकि आपको पता है कि जो लास्ट टाइम क्लास यूज होती है वही कोड आपका यहाँ पर अप्लाई होना चाहिए। क्यों, क्योंकि अभी थोड़ी देर पहले जब हमने यहाँ पर W3-text-red यूज़ किया था तो वो रेड हो गया था, लेकिन अभी K में जो यहाँ पर प्रॉपर्टी और वैल्यू हमने यूज़ की है वो ओवरराइड नहीं हो रही। यहाँ पर देखिए जो K में हमने बैकग्राउंड कलर और कलर सेट किया है वो वहाँ पर अप्लाई नहीं हो रहा। क्यों नहीं हो रहा है, इसके पीछे रीज़न क्या है? इसके पीछे रीज़न ये है क्योंकि यहाँ पर इंपॉर्टेंट वर्ड का यूज़ किया गया है। तो जब इंपॉर्टेंट वर्ड यहाँ पर यूज़ किया जाता है इस तरह से एक्सक्लेमेशन मार्क के साथ में, तो ये इंपॉर्टेंट हो जाती है, फिर ये ओवरराइड नहीं होती ये क्लास, ठीक है। यहाँ पर ये क्लास ओवरराइड नहीं होती है। अगर यहाँ पर हम K को यहाँ ना यूज़ करके यहाँ पर यूज़ करेंगे, कहीं भी यूज़ करें, तब भी इसका कोई भी इफेक्ट नज़र नहीं आएगा, देखिए, ठीक है। और अगर यहाँ पर ये इसमें एक चीज़ और होती है, देखिए यहाँ पर हमने लास्ट में W3.css ये वाली जो फाइल है इसको यहाँ पर हमने ऊपर कर दिया, ठीक है, पेस्ट, और यहाँ पर एंटर, और इसको सेव करते हैं। तो अभी भी देखिए यहाँ पर कोई भी चेंजेस नहीं आएंगे। यहाँ पर हम किसी भी फाइल को कहीं भी रखें, किसी भी क्लास को कहीं भी रखें, लेकिन वो ओवरराइड नहीं हो रही। इसके पीछे रीज़न ये है क्योंकि यहाँ पर ये इंपॉर्टेंट कीवर्ड का यूज़ किया गया है, ठीक है, इंपॉर्टेंट वर्ड का। फिलहाल अगर यहाँ पर आप इसे ओवरराइड ही करना चाहते हैं, ठीक है, ओवरराइड करना चाहते हैं, तो उसके लिए यहाँ पर आपको या तो अपने यहाँ पर इंपॉर्टेंट कीवर्ड को यूज़ करना होगा, जैसे यहाँ पर इसको हम कॉपी कर लेते हैं, या फिर यहाँ से डिलीट करना होगा, ठीक है। दो में से एक काम करना होगा। तो यहाँ पर इसको हम यूज़ कर लेते हैं। देखिए यहाँ पर इसको हमने इंपॉर्टेंट को यूज़ किया है। अब देखिए यहाँ पर ये ओवरराइड हो जाएगा, ठीक है, लेकिन उसके लिए ओवरराइड अभी नहीं होगा क्योंकि यहाँ पर ये K हमने पहले यूज़ किया है। उसके लिए यहाँ पर हमें K को बाद में यूज़ करना होगा, ठीक है। K वाली जो क्लास है बाद में लगाएंगे क्योंकि जो लास्ट टाइम क्लास लगी होगी वही अप्लाई होगी, ठीक है। इसको सेव करते हैं और यहाँ पर चलते हैं रिफ्रेश। तो यहाँ पर आप देखिए यहाँ पर ब्लू और व्हाइट हो चुका है, ठीक है। क्यों हो गया, क्योंकि यहाँ पर हमने इसमें भी इंपॉर्टेंट कीवर्ड का यूज़ किया। तो जब दोनों में इंपॉर्टेंट कीवर्ड का यूज़ किया गया है तो जाहिर सी बात है कि जो लास्ट टाइम रीड होगा वही आपका
आपका अप्लाई होगा, ठीक है। और यहाँ पर अभी अगर हम यहाँ पर w3.css इस फाइल को यहाँ पर हम नीचे कर देते हैं, ठीक है। यहाँ पर इसको हमने पेस्ट किया, सेव कर दिया और अब चलते हैं यहाँ पर रिफ्रेश करेंगे तो अभी देखिए यहाँ पर ये वापस से ग्रीन हो गया। क्यों हो गया? देखिए यहाँ पर हमने अभी भी लास्ट टाइम के वाली क्लास ही यूज़ की है, लेकिन फिर भी ये ग्रीन हो गया, यानी w3 ग्रीन वाली ही अप्लाई हो रही। क्यों? क्योंकि कोड जब ऊपर से नीचे की तरफ रन होता है तो सबसे पहले उसने mycss1.css इस फाइल को रीड किया, और इस फाइल में जब रीड किया तो उसने क्या देखा? उसने देखा कि के नाम की क्लास के लिए बैकग्राउंड कलर ब्लू और कलर व्हाइट सेट किया गया है, ठीक है। तो उसने क्या किया? वही चीज़ रीड कर ली, ठीक है, अच्छी बात है। फिर उसके बाद क्या हुआ कि यहाँ पर जब उसने नेक्स्ट फाइल को रीड किया तो नेक्स्ट फाइल में क्या था कि उसमें बैकग्राउंड कलर क्या था आपका? रेड था, ठीक है, जो भी हो फिलहाल रेड था वहाँ पर, और फॉन्ट कलर क्या है? व्हाइट था, यानी ग्रीन और व्हाइट। यहाँ पर सॉरी ग्रीन हमने यूज़ किया तो ग्रीन होगा, तो ग्रीन और व्हाइट यहाँ पर लास्ट टाइम उसने रीड किया, ठीक है। फिर यहाँ पर लास्ट टाइम जब उसने ये चीज़ रीड की तो लास्ट टाइम उसके पास जो बचा वही है, ठीक है। और फिर फाइनली जब यहाँ पर अप्लाई हुआ तो w3 ग्रीन वाला ही अप्लाई हुआ, के वाला अप्लाई नहीं हुआ, ठीक है। वो इसलिए नहीं हुआ क्योंकि यहाँ पर एक्सटर्नल फाइल जो थी इसका इफेक्ट यहाँ पर समाप्त हो गया, ठीक है। अगर यहाँ पर हम एक्सटर्नल फाइल में कुछ और कर देते हैं, जैसे यहाँ पर इसका हम बॉर्डर कर देते हैं, ठीक है। यहाँ पर हम क्या कर देते हैं? बॉर्डर। तो यहाँ पर हमने इसका बॉर्डर कर दिया 5 पिक्सल सॉलिड ब्लैक, ठीक है। यहाँ पर हमने 5 पिक्सल सॉलिड ब्लैक बॉर्डर लगा दिया। अब सेव करते हैं और अब यहाँ पर हम रिफ्रेश करेंगे तो आप देखेंगे कि इसका बॉर्डर आ गया। क्यों आ गया? क्योंकि ये ओवरराइड करता है, ठीक है। यहाँ पर क्या हो रहा है? ये ओवरराइड हो रहा है, तो ये चीज़ आपकी जो बैकग्राउंड कलर और फॉन्ट कलर है ये ओवरराइड हो रहा है, लेकिन यहाँ पर जो आपकी w3 ग्रीन वाली क्लास है इस क्लास में यहाँ पर आपका इसमें कोई बॉर्डर जैसा कोई भी प्रॉपर्टी यूज़ की ही नहीं गई है, तो वो ओवरराइड नहीं हो रही है बल्कि ये आपकी अप्लाई हो जाएगी, ठीक है। तो आई थिंक समझ में आ गया होगा। जो प्रॉपर्टी सेम होती हैं सेम क्लास का अगर एक ही जगह पर आप यूज़ करेंगे तो वहाँ पर ओवरराइड होता है, और अगर वो क्लास वो प्रॉपर्टी दूसरी क्लास में यूज़ ही नहीं की गई है तो वहाँ पर वो ओवरराइड नहीं होगी। तो ये सारी चीज़ें आपकी क्लियर हो गई होंगी, ठीक है। तो यहाँ पर कुल मिला के आपको अब बेटर समझ में आ गया होगा कि फ्रेमवर्क होता क्या है और उसके क्या बेनिफिट हैं, ठीक है। बेनिफिट सबसे बेटर तो यही है कि कोड हमें लिखना नहीं होता, बस हमें एक बार क्लास के बारे में समझ लेना है, फिर उसके बाद जैसी भी स्टाइल चाहिए उस तरीके की क्लास हम फटाफट यूज़ कर लेते हैं। अब ये w3 ग्रीन वाली जो क्लास है इसको हम कहीं भी यूज़ कर सकते हैं, कोई ज़रूरी नहीं कि h1 में या पैराग्राफ में या ड्यू में, कहीं भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है, क्योंकि ये सभी के लिए लिखी गई है। चलिए वापस आते हैं एक बार नोट्स की तरफ और आगे देखते हैं। तो यहाँ पर आपको w3 कलर, w3 टेक्स्ट कलर दोनों के बारे में अच्छे से पता चल गया होगा। आगे बढ़ते हैं। उसके बाद बैकग्राउंड कलर तो वही चीज़ है, ठीक है। यहाँ पर w3 रेड में क्या होगा? बैकग्राउंड कलर आपका रेड होगा, फॉन्ट कलर व्हाइट होगा, यहाँ पर येलो होगा, व्हाइट होगा, येलो में शायद ब्लैक हो, ठीक है। येलो में ब्लैक इसलिए हो क्योंकि येलो में व्हाइट दिखेगा नहीं। चलिए इसको हम प्रैक्टिकल देख लेते हैं। कॉपी किया और यहाँ पर हम ग्रीन की जगह यहाँ पर येलो यूज़ करते हैं, ठीक है। पेस्ट और सेव और चलते हैं यहाँ पर रिफ्रेश। तो यहाँ पर हाँ ये आपका क्या है? ब्लैक है, ठीक है। तो जैसा कि हमने बताया कि कंपलसरी नहीं है कि फॉन्ट कलर वाइट ही हो, ठीक है। फॉन्ट कलर जो है वो बैकग्राउंड कलर के अकॉर्डिंग होगा, ठीक है। तो यहाँ ये क्लियर हो गया होगा। टेक्स्ट कलर इसकी बात करें तो ये भी आपका क्लियर हो गया। टेक्स्ट कलर की जगह यहाँ पर रेड, ब्लैक जो भी रखना चाहें, ठीक है। तो यहाँ पर ये सिर्फ टेक्स्ट का ही कलर बदलता है, ये किसका बदलेगा? सिर्फ और सिर्फ टेक्स्ट का, इसमें बैकग्राउंड वगैरह से कोई मतलब नहीं होता। फिर यहाँ पर हॉवर की बात करें तो हॉवर कलर बदल सकते हैं आप किसी का भी, ठीक है। जैसे w3 हॉवर रेड, तो यहाँ पर क्या होगा? हॉवर करने पर उसका कलर रेड हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर रेड होगा तो बैकग्राउंड कलर भी बदलेगा, ऐसा नहीं है, ठीक है। देखिए इसको यहाँ पर हम कॉपी करते हैं, ध्यान से समझना इस बात को, और यहाँ पर इसी में हम लगा देते हैं, ठीक है। इसको यहाँ पर हम पेस्ट कर दिया और मतलब सारी चीज़ें हटा दी। यहाँ पर अभी हॉवर करने पे इसका कलर जो बैकग्राउंड कलर है वो रेड होगा, और यहाँ पर देखिए रिफ्रेश कर रहे हैं तो अभी यहाँ पर कुछ नहीं है। जैसे ही हम हॉवर कर रहे हैं तो बैकग्राउंड कलर रेड और फॉन्ट कलर व्हाइट हो रहा है। क्यों हो रहा है? क्योंकि ये हॉवर करने पर सेट हो चुका है, ठीक है। और यहाँ पर ये जो सेट हुआ है इसमें बैकग्राउंड कलर, फॉन्ट कलर दोनों मिक्स है, ध्यान रखना। अगर यहाँ पर हम टेक्स्ट लिख दें, ठीक है, यहाँ पर हम और बढ़ा दें इसमें अपनी तरफ से टेक्स्ट, ठीक है। और अब यहाँ पर इसको हम सेव करते हैं और अब यहाँ पर हम रिफ्रेश करते हैं तो अभी यहाँ पर हॉवर करने पर टेक्स्ट का कलर चेंज होगा, ठीक है। तो कुछ चीज़ें क्या है कि हमें जो है थोड़ा सा चीज़ों को समझना है। जैसे w3 तो कंपलसरी है हर क्लास के आगे लगाना। अगर आप हॉवर लगाते हैं, फिर टेक्स्ट लगाते हैं, फिर कलर का जो भी कलर है वो यूज करते हैं, तो वहाँ पर क्या होगा? टेक्स्ट के ऊपर अप्लाई होगा, वो भी हॉवर करने पर। और अगर यहाँ से हम हॉवर हटा देते हैं तो आपको पता है कि टेक्स्ट का कलर चेंज होगा, और अगर यहाँ से हम टेक्स्ट हटा देते हैं तो यहाँ पर ये आपका बैकग्राउंड कलर और फॉन्ट कलर दोनों चेंज करेगा, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं, अलग अलग तरीके से आप एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। वापस आते हैं नोट्स की तरफ और यहाँ पर आपको हॉवर वाली जो क्लास है ये भी समझ में आ गई होगी। यहाँ पर बात करते हैं कंटेनर की। तो कंटेनर के बारे में हम जो है आगे देखेंगे, आगे कंटेनर के बारे में डिटेल में बताया गया है। देखिए यहाँ से आपका कंटेनर सेपरेट स्टार्ट हुआ है, ठीक है। फिलहाल अभी यहाँ पर हम कंटेनर को स्किप करते हैं
और फिर यहाँ पर बात करते हैं कलर लाइब्रेरी की। ठीक है, कलर लाइब्रेरी यहाँ पर ये चीज़ क्या है, तो देखिए ये भी कुछ नहीं है। अगर आप ज़्यादा कलर यूज करना चाहते हैं, ठीक है, अब देखिए यहाँ पर आपको एक बार वापस चलते हैं फ्रेमवर्क वाली फाइल पे लेके, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये यहाँ पर ये कोड लिखा है, लेकिन इतना भी कोड नहीं लिखा हुआ है। मिलियंस ऑफ कलर होते हैं, ठीक है, मिलियंस ऑफ कलर होते हैं, तो इतना भी कोड नहीं लिखा है कि सारे कलर सारी डिज़ाइनें यहाँ पर कवर कर पाएँ। ठीक है, बस इसमें वो चीज़ें हैं कुछ इंपॉर्टेंट हैं जो नॉर्मली जनरली यूज़ की जाती हैं, वो सारी चीज़ें यहाँ पर जो है आपको मिल जाएंगी। लेकिन अगर आपको कुछ अलग से चाहिए, कुछ नया चाहिए या फिर कुछ ज़्यादा चाहिए, तो उसके लिए आपको अलग अलग लाइब्रेरी यूज़ करनी होंगी। जैसे यहाँ पर w3.css ये वाली फाइल यहाँ पर हमने लिंक की है इस तरह से। ठीक है, तो अगर आपको ज़्यादा कलर चाहिए तो उसके लिए कलर की अलग अलग यहाँ पर लाइब्रेरी मिल जाएंगी आपको। विंडोज़ कलर, ठीक है, विंडोज़ कोई रॉकेट साइंस नहीं है, ठीक है, ऐसा कोई मतलब वो चीज़ नहीं है। विंडोज़ बस यहाँ पर सिर्फ लाइब्रेरी का नेम रखा गया है। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये आपका पूरा यहाँ पर आप क्लिक करेंगे तो ठीक उसी तरीके से आपको एक फाइल मिल जाएगी। तो उस फाइल का नेम होगा w3colors-window@.css। तो इस फाइल के अंदर आपको जो है क्लासेस मिल जाएंगी और वो जो क्लास होंगी वो इन कलर से रिलेटेड होंगी। ठीक है, और उसके बाद बात करें तो यहाँ पर फैशन कलर हो गए, तो यहाँ पर ये फैशन कलर ये भी वही फाइल है। अगर आप ये कलर यूज़ करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको ये वाली फाइल आपको लिंक करनी होगी अपने HTML के साथ में। फिर ये आपके हाईवे कलर है, ठीक है, हाईवे कलर यहाँ पर आपको मिल जाएंगे। तो ये कलर लाइब्रेरी आपकी हो गई। ठीक है, चलिए एक लाइब्रेरी आपको यूज़ करके दिखाते हैं। तो यहाँ पर हम कोई भी ले लेते हैं, जैसे यहाँ पर विंडोज़ कलर ले लेते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले तो इसको डाउनलोड करते हैं, तो यहाँ पर ये लिंक भी आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो देखिए यहाँ पर इसमें सिर्फ इतना ही जो कोड है वो लिखा गया है। इसको सेव करते हैं, सेव, और इसको वहीं पर सेव कर देते हैं, इसी नाम से जो भी नेम आ रहा है इसका सेव हो गया। ठीक है, ये हो गई फाइल सेव, और यहाँ पर इसको क्लोज करते हैं और इस फाइल का जो नेम है वो कॉपी कर लेते हैं। तो देखिए यहाँ पर हमने वो फाइल डाउनलोड भी कर ली थी। ठीक है, वो फाइल हमने यहाँ पर डाउनलोड करके इसी फोल्डर में डाल दी है और इसको हम यहाँ पर हमने इसको लिंक भी कर दिया है। ठीक है, अब इसको यहाँ पर हम सेव कर देते हैं। अब अगर हमें इसमें कोई भी कलर यूज़ करने होंगे, ठीक है, अगर इसमें से हमें इस वाली फाइल से कोई कलर यूज़ करने हैं, यहाँ पर .css लगाना भूल गए, तो ये .css, ठीक है, हो गया और इसको सेव किया। अब यहाँ पर हमें इस हटा देते हैं इसको और हमें यहाँ पर प्रॉपर कलर यूज़ करना है। तो उसके लिए इसे हमें किस तरह से लिखना होगा, देखिए यहाँ पर नीचे बताया गया है। उसके लिए यहाँ पर हमें w3 फिर उसके बाद win@, ठीक है, अब यहाँ पर w3 तो यूज़ करना ही है, साथ में win@ भी यूज़ करना है। फिर उसके बाद में यहाँ पर हम कलर का नेम इस तरह से यूज़ करेंगे। ठीक है, जैसे इसी को हम कॉपी कर लेते हैं, ये क्लास है पूरी क्लास। ठीक है, और यहाँ पर इसको हम पेस्ट करते हैं और सेव करते हैं। ठीक है, यहाँ पर इसको हमने सेव किया और चलते हैं यहाँ पर रिफ्रेश करेंगे तो आप देखेंगे कि यहाँ पर भी वो कलर जो है वो अप्लाई हो चुका है। ये कलर कहाँ से आ रहा है, ये कलर आपका आ रहा है उस वाली फाइल से, यहाँ पर इस फाइल से नहीं आ रहा है क्योंकि वो वाली क्लास इसमें बनी ही नहीं है। ठीक है, और अगर हम यहाँ पर हटा देते हैं इसको, देखिए यहाँ पर window@ वाली जो एक्सटर्नल फाइल हमने जोड़ रखी है इसको डिलीट कर देते हैं और अब सेव करते हैं, तो ये वाली क्लास अब अप्लाई नहीं होगी, यानी ये काम ही नहीं करेगी। ठीक है, देखिए यहाँ पर ये काम नहीं कर रही है। तो ये सारी चीज़ें आपको क्लियर हो गई होंगी कि ये भी क्या है, ये भी आपकी एक्सटर्नल CSS ही है। ठीक है, यानी कि ये भी आपका क्या है, फ्रेमवर्क है, यानी विंडोज़ कलर की लाइब्रेरी है। ठीक है, तो आई थिंक ये सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। फिर उसके बाद यहाँ पर फैशन कलर हो गए, फिर ये हाईवे कलर, ये सारी चीज़ें बता दी। अब फिर उसके बाद यहाँ पर आपका स्टार्ट होगा कंटेनर्स। ठीक है, तो कंटेनर्स जो है हम अगली वीडियो से कंटिन्यू करेंगे। तो इस वीडियो में इतना ही रखते हैं, और अगर आपकी कोई क्वेरी है या कोई दिक्कत है तो आप कमेंट कर सकते हैं, हम अगली वीडियो में ज़रूर डिस्कस करेंगे। मिलते हैं अगली वीडियो में। ओके, सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।